हेलो व्यूवर्स, ये है नॉलेज वाइब्स। आज का वीडियो है पूर्ति से संबंधित, इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई। तो देखिए, किसी वस्तु का भी जो कीमत निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, वो उस बिंदु पर होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति उसकी बराबर हो जाती है। डायग्राम ऐसे होता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका सप्लाई कर्व है और ये आपका डिमांड कर्व होता है। ये डिमांड कर्व है आपका और ये वाला जो है आपका वो सप्लाई कर्व है। तो जिस पॉइंट पर, यानी डिमांड और ये सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर किसी वस्तु का जो कीमत है वो निर्धारित हो जाता है। इस बिंदु को आप ई बिंदु के रूप में देख सकते हैं। ये आपका ई बिंदु है। तो इस पॉइंट पर जो इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ओ क्यू जो क्वांटिटी है वो ओ पी कीमत पर बेची जाएगी। ठीक है, ओ क्यू क्वांटिटी ओ पी कीमत पर बेची जाएगी। इसी पॉइंट पर जो आपका डिमांड कर्व है और जो सप्लाई कर्व है वो एक दूसरे के काट रहे हैं। यानी इस बिंदु पर जो बिंदु ई है, उस पर जिस वस्तु के बारे में भी बात की जा रही है, उसकी डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल है, बराबर है। जब आप प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें या माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, तो जो मांग का नियम है या मांग की लोच है, उस बारे में आपको खासी जानकारी होती है और आप उसके बारे में पढ़ते भी हैं, जबकि सप्लाई के बारे में कम पढ़ पाते हैं। तो आज हम सप्लाई क्या है इसी को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है जो सप्लाई है, पूर्ति है, उसकी डेफिनेशन। तो देखिए, जो कोई भी वस्तु है उसकी उस मात्रा को सप्लाई कहते हैं या उस क्वांटिटी को सप्लाई कहते हैं जिसे कोई भी विक्रेता किसी निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाए। क्यों यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो सप्लाई है, समय उसके निर्धारण का एक महत्वपूर्ण तत्व है और एक निश्चित कीमत, ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है पूर्ति का नियम। तो देखिए, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और पूर्ति में घनात्मक संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। जबकि मांग का नियम पढ़ते हैं तो वहाँ वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। यहाँ पर धनात्मक संबंध होता है और जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो भी पॉजिटिव स्लोप लिए होता है। ये होता है सप्लाई कर्व, उठता हुआ होता है और ये पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, और अन्य बातें समान रहने का मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था में कोई बाहरी डिस्टर्बेंसेस ना हो, कोई बहुत एकदम चेंज ना आ जाए, कोई मौसम भी ना बदले, कोई किसी चीज़ का फैशन ना बदले, अचानक से जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कोई बड़ा चेंज ना आ जाए। जो नॉर्मल सब चल रहा है वो सारी बातें पहले जैसी ही रहनी चाहिए। तो वस्तु की कीमत और पूर्ति में घनात्मक संबंध पाया जाएगा और जो सप्लाई कर्व होता है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो पूर्ति है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, एक तो एकल वस्तु की पूर्ति है, जिस वस्तु की डिमांड की जा रही है उसकी सप्लाई की जा रही है, तो सिंगल सप्लाई हो गई। इसके अलावा दो चीज़ें आती हैं। पहली होती है संयुक्त पूर्ति। संयुक्त पूर्ति का मतलब ये होता है जब एक ही स्रोत से दो या दो से अधिक वस्तुएं पैदा हो रही हों या उत्पन्न हो रही हों। यानी कोई एक ही फैक्ट्री है जिससे जो दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही है। ऐसी कोई फैक्ट्री, मान लीजिए, आप एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जो दो चीज़ों का प्रोडक्शन करे, यानी कोई ऐसा सोर्स जिससे दो वस्तुएं उत्पादित हों, हमें दो वस्तुएं प्राप्त हों। उदाहरण आप देखेंगे तो जैसे गेहूं और भूसा या कपास और बिनौला। गेहूं और भूसा एक ही पौधे से मिलता है और कपास और बिनौला भी एक ही पौधे से मिलता है। तो ये संयुक्त पूर्ति है। दूसरी होती है आपकी सामूहिक पूर्ति। सामूहिक पूर्ति में किसी वस्तु विशेष की जो पूर्ति है वो अलग अलग प्रतियोगी सोर्सेज से होती है। यानी किसी भी चीज़ को जो हमें मिलने की ये सोर्सेज है जिस चीज़ से वो पैदा हो रही है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आप पावर जो है, या फिर पावर नहीं, आप एनर्जी कहते हैं शक्ति को, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को हम पावर या इलेक्ट्रिसिटी से भी हमें मिल सकती है, या फिर कोयला से भी हमें मिल सकती है, या और हमें पानी से भी प्राप्त हो सकती है। इसको अगर शक्ति को काट दें और केवल बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमें अलग अलग रिसोर्सेज से या सोर्सेज से प्राप्त होती है। तो संयुक्त पूर्ति तो वो है जहाँ साधन एक ही स्रोत से
दो वस्तुएं पैदा हो या दो से अधिक वस्तुएं पैदा हो, जबकि सामूहिक पूर्ति वो है जहां कोई एक वस्तु एक से अधिक सोर्सेस से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद एक आ जाता है कि क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि पूर्ति की विस्तार या संकुचन से पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये याद रखना है कि जब भी पूर्ति में विस्तार और संकुचन की बात की जाए तो वो हमेशा एक ही कर्व पर होगा, यानी पूर्ति का विस्तार या संकुचन उसी वक्र पर रहता है जिस वक्र का आप अध्ययन कर रहे हैं। जबकि अगर पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी हो जाए तो जो वक्र होता है पूर्ति का, मान लीजिए ये सब, तो वो इससे आगे या पीछे को सरक सकता है। जबकि जो विस्तार और संकुचन है ये अपने कॉमन वाले पर ही इसका अध्ययन या एनालिसिस किया जाता है। फिर आ जाती है पूर्ति की लोच। तो देखिए, सबसे पहले तो याद ये रखना है कि जो पूर्ति की लोच है वो एक परिमाणात्मक माप प्रस्तुत करती है, जबकि जो मांग का नियम है वो एक गुणात्मक तथ्य है। लास्ट पीजीटी में ये क्वेश्चन भी आया था कि मांग का नियम किस प्रकार का तथ्य है, तो गुणात्मक है। लेकिन अगर पूर्ति की लोच के बारे में आए तो ये परिमाणात्मक माप है। और लोच जो होती है उसका फॉर्मूला होता है कि जो पूर्ति की मात्रा है उसमें आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ आनुपातिक परिवर्तन की बात की जाती है, किसी चीज़ का घटना या बढ़ना नहीं कहा जाता है। आनुपातिक परिवर्तन ये जो भी परिवर्तन आ जाए, डिक्रीज हो जाए या फिर इंक्रीज हो जाए, उसको आप आनुपातिक परिवर्तन में ही गिनेंगे। जैसे अगर मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन की बात करें और 1000 कुंटल अगर किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो चाहे वो 800 पे गिर कर चला जाए तो 200 कुंटल की कमी आ जाएगी, या बढ़ के 1500 हो जाए तो 500 कुंटल की वृद्धि। तो इधर से 500, और अगर वृद्धि की तरफ चल रहा है तो आनुपातिक जो परिवर्तन है वो 500 कुंटल का, और अगर कमी की तरफ चल रहा है तो वो ये जो 200 वाला है तो ये आएगा। यानी आनुपातिक परिवर्तन की बात की जाती है, आनुपातिक वृद्धि आनुपातिक कमी की नहीं। और जो उसको भाग देते हैं वो भी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं, ये भी याद रखना है। इसके अलावा लोच का प्रकार, तो जो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो शीघ्र नष्ट हो जाएं, उन चीज़ों का जो है जो पूर्ति है उसकी वो बेलोजदार होगी। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति सदैव बेलोजदार होगी, ठीक है। और जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति लोचदार होगी। जो टिकाऊ हैं उनकी पूर्ति सदैव लोचदार होगी। टिकाऊ वस्तुओं से जो चीज़ें लंबे समय तक ख़राब नहीं होती हैं, जैसे फर्नीचर है, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी चीज़, वो सारी की सारी टिकाऊ वस्तुएं हैं। और शीघ्र नष्ट होने वाला का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, ये सारी चीज़ें जो है जो 1-2 दिन में बिकने वाली होती हैं, ब्रेड होती है, ये सारी जो है वो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं। तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं बेलोजदार पूर्ति के साथ, और टिकाऊ वस्तुओं को लोचदार पूर्ति के साथ आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्ति की लोच पर समय का प्रभाव पड़ेगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो आपका टाइम है, पीरियड है, वो इफेक्ट करेगा। उत्पादकों के पास जितना कम समय होगा, जितना थोड़ा समय होगा, पूर्ति की लोच जो होती है उतनी ही बेलोजदार होती है, और इसका उल्टा भी सही है। और तीसरा यह है कि जो पूर्ति की लोच, कीमत लोच है, वो घनात्मक होती है। पूर्ति की कीमत लोच घनात्मक होगी क्योंकि वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। जब वस्तु की प्राइस और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, मतलब इसका ये होता है कि जिस दिशा में आपकी प्राइस बढ़ेंगे उसी दिशा में आपकी जो है सप्लाई भी चलेगी, दोनों में एक साथ संबंध होगा। इसलिए कहा जाता है कि पूर्ति की कीमत की लोच धनात्मक होती है और वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है।